टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक ऐसा चैप्टर जो कि है पावर शेयरिंग, जो कि क्लास 10th का सिविक्स चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया जाएगा किसके बारे में, डिवीज़न है पावर का, किस तरीके से हम डिवीज़न करें, शेयर करें पावर को किस तरीके से, वो कहलाती है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन हम लोग क्या बताते हैं, देखिए। पावर शेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है टू शेयर, पावर शेयरिंग इज़ अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स पे पावर को शेयर करना, पावर को डिवाइड करना, पावर को शेयर करना कहलाता है पावर शेयरिंग। इट इज़ एन आइडिया inculcated in democracy so that the power is not concentrated at one hand only and that different forms can keep check on each other। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि पावर शेयरिंग को इसलिए बनाया गया है जिससे हम पावर को एक हाथ में ना रखें, जिससे मोनार्की ना चले, जिससे डेमोक्रेसी चले। तो डेमोक्रेसी को चलाने के लिए पावर को डिवाइड करना ज़रूरी है, और पावर को डिवाइड कौन करता है, पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर को डिवाइड कौन करता है, पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग का मतलब होता है। इंडिया इसका एग्जाम्पल है जिसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है, where the power is shared between सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स। वो हम आगे देखेंगे, इस चैप्टर का ओवरव्यू है ये। तो पावर शेयरिंग क्या है, बेसिकली शेयरिंग द पावर, पॉलिटिकल पावर एट डिफरेंट लेवल्स कहलाता है पावर शेयरिंग। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ओवरव्यू। अब हम नहीं देख रहे हैं इस चैप्टर का, बेल्जियम एंड श्रीलंका, डायरेक्ट इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है। यहाँ बेल्जियम बेल्जियम क्या है, छोटी सी कंट्री है यूरोप। ठीक है, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के स्टेट का जो एरिया है उससे भी छोटा एरिया किसका है, बेल्जियम का है, जो कि एक कंट्री है। ठीक है, जबकि स्टेट है हरियाणा तो हमारी एक। ठीक है, तो इतना छोटा एरिया है इसका। ठीक है, यूरोप में है ये। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस। किस किस के साथ इसके बॉर्डर्स हैं, तो फ्रांस के साथ है, नीदरलैंड्स के साथ है, जर्मनी के साथ है, लग्जमबर्ग के साथ हैं। तो ये सारे इसके क्या हैं, बेसिकली इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसको हम 1 करोड़ कह सकते हैं। हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी। ठीक है, हम हरियाणा से इसको कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टेट है एक हरियाणा और वो एक कंट्री है। ठीक है, तब भी कंट्री जो है छोटी है, एंड यहाँ पे लोग भी कम है, एरिया भी कम है, लोग भी कम है। ठीक है, अब एथनिक कंपोजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस कंट्री की जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। किस तरीके से, अगर हम देखें ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अगर हम कंट्री की टोटल पॉपुलेशन यानी कि 100% पॉपुलेशन किसकी, बेल्जियम की, देखें तो किस तरीके से एथनिक कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है। एथनिक कंपोजिशन होती है एक कंट्री की, मतलब लैंग्वेज और वो कहाँ रह रहे हैं, उन दोनों को मिला के एथनिक कंपोजिशन निकाली जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। 59% जो हैं वो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और क्या बोलते क्या हैं वो, डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, 59% जो हैं डच लैंग्वेज बोलते हैं, वेराज फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ठीक है, अनदर 40% वलोनिया रीजन में रहते हैं, जो कि फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, रिमेनिंग 1% जो रह गया वो जर्मन लोग हैं। इन द कैपिटल ऑफ ब्रसेल्स, इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की अगर हम बात करते हैं, पहले हमने किसकी बात करी, बेल्जियम, पूरी कंट्री की बात की हमने। उसमें हमने देखा 59% जो है वो डच हैं, और वलोनिया वो फ्लैमिश रीजन में रह रहे हैं। और अगर हम दूसरे देखते हैं जो कि 40% हैं, वो फ्रेंच बोल रहे हैं और कहाँ रहते हैं, दे बिलोंग टू वलोनिया रीजन। ठीक है, और बाकी 1% जर्मन में है। और अगर हम ब्रसेल्स की बात करें जो कि एक इसका कैपिटल है, ठीक है, बेल्जियम का, तो वो कितने परसेंट, 80% फ्रांस के लोग हैं, फ्रेंच
स्पीकिंग लोग हैं एंड डच कितने हैं 20% ओनली, ठीक है। जर्मन इसमें कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, ठीक है। अब माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग है पूरे बेल्जियम में, जो फ्रेंच स्पीकिंग जो कम है लोग वही रिच और पावरफुल हैं। दिस वॉज रीजेंटेड बाई दी डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट दी बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डच लोगों को तो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। एंड एजुकेशन मच लेटर, दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। क्या चीज़ ने टेंशन फैला दी 1950 और 1960s के बीच में, कि फ्रेंच लोग थे अमीर वाले, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा चल रहा था। किन लोगों का चल रहा था अच्छा? डच वाले लोगों का, क्योंकि डच वाले इतना अच्छा नहीं कमा रहे थे जितना अच्छा फ्रेंच वाले कमा रहे थे, और वो थे माइनॉरिटी में फ्रेंच वाले, और वो चाहते थे हमारा भी इक्वल राइट हो हर चीज़ में, तुमको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तुम हमें फ़ायदा दो कुछ, ठीक है। तो इस वजह से टेंशन्स हो गई। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स, ब्रसल्स में ज़्यादा एक्यूट थी। ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, एक स्पेशल प्रॉब्लम किसने दिखाई? ब्रसल्स ने। क्या दिखाई? द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन दी कंट्री। डच स्पीकिंग क्या थे? मेजॉरिटी थे, बट अ माइनॉरिटी इन दी कैपिटल, कैपिटल में माइनॉरिटी थे, अभी हमने देखा। तो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। इसको अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं और इसको कंपेयर करते हैं श्रीलंका से, ठीक है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इस तरीके से यूँ करके यहाँ से जो ये जो रीजन है वो श्रीलंका का रीजन होता है, ये इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट देयर। तो श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, वहाँ पे क्या है, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। जैसे हरियाणा में 2 करोड़ पीपल हैं, इतने ही जो है श्रीलंका में भी हैं। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो द मेजर सोशल ग्रुप्स अगर हम देखते हैं तो सिन्हाला सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है 74%, तमिल स्पीकर्स 18%, जो कि तमिल बोलते हैं। इनके अंदर ही कौन से 2 ग्रुप्स आ जाते हैं? एक तो तमिल्स नेटिव्स आ जाते हैं जो तमिल श्रीलंका के ही हैं वो, और आ जाते हैं 13% श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका के हैं, और बाकी जो हैं इंडियन तमिल्स हैं जिनके फोरफादर्स यहाँ पे रह गए थे, ठीक है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स कंसंट्रेटेड इन दी नॉर्थ, श्रीलंकन तमिल्स कहाँ हैं? नॉर्थ में है, एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल कैसे होते थे? बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, ज़्यादातर सिन्हालास बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स हिंदू या फिर मुस्लिम थे, ठीक है। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, 7% क्रिश्चियन भी हैं, हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, दोनों चीज़ें हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस इन बेल्जियम। देखो यहाँ पे सिन्हाला ज़्यादा अमाउंट में मजॉरिटी में है, अब इस सिचुएशन में क्या चल रहा होगा श्रीलंका में और बेल्जियम में, जो लोग साथ में लेके चल रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा था वहाँ क्या सिचुएशन होगी? दोनों चीज़ों को लेके चलो। बेल्जियम की अगर हम बात करते हैं तो डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इज विल ऑन दी फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अगर बात करते हैं एथनिक कंपोजिशन को के लेके, कि क्योंकि बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, तो वो चाहते तो क्या करते कि अपना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो थोप देते किसी ऊपर, फ्रेंच या फिर जर्मन के ऊपर, चाहते तो, ठीक है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। इसकी वजह से बाद में बहुत ज़्यादा क्या होता, डिस्टर्बेंस आ जाता कंट्री के अंदर बेल्जियम की। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स। दोनों ही चीज़, फ्रांस वाले चाहते हम कंट्रोल रखें, चाहे माइनॉरिटी हैं, तो क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में क्या चल रहा था, सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी,
बहुत ज़्यादा परसेंट दी, 74%, है ना। एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन दी एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री पर चला सकती थी अपना थोपना सारी चीज़ें। नाउ लेट अस लुक व्हाट हैड हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अब आगे क्या होता है इन कंट्रीज़ में। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि हमारी मेजॉरिटी है और हम ही इस कंट्री को रूल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ श्रीलंका में चल रही थी क्योंकि सिन्हाला वहाँ के सबसे हाईएस्ट रैंक पे थे, 74% थे। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948 में वो इंडिपेंडेंट कंट्री हो चुकी थी। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे और वो क्या चाहते थे कि हम ही रूल करें, तो वो रूल करना स्टार्ट हो गए। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। अब क्या हुआ, सिन्हाला की चलने लगी अब, ठीक है, श्रीलंका में। इन 1956 एक एक्ट पास हुआ, वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। दिस रिगार्डिंग तमिल, तमिल की लैंग्वेज को छोड़ के किसको देने लगे ये लोग, सिन्हाला अपनी लैंग्वेज को बोलने लगा, दैट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी है। एक्ट 1956 के तहत, ठीक है, एक्ट हमने 1956 में निकाला है। इसमें क्या है, हमने सिन्हाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया है, ठीक है। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी सारे लोग कौन होंगे, सिन्हाला ही होने चाहिए, ठीक है। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। स्टेट को किस चीज़ को बचाना है, बुद्धिज्म को बचाना है, हमें नहीं मतलब तमिल से, ठीक है। All these government measures coming one after other, they gradually increased the feeling of the alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। अब श्रीलंकन तमिल से आ गया गुस्सा कि ये तो रॉन्ग है ना भाई, हम भी तो रह रहे हैं, हमें तुम लोग हटा रहे हो, बिल्कुल हमें बिल्कुल अलग कर दिया है, साइड कर दिया है, अब हमारी कोई चल ही नहीं रही है, तो अब हम आएंगे गुस्से में। ये आ गए गुस्से में। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इज इंटरेस्ट। इन सबको इग्नोर किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। दो लगाए क्या इनके रिलेशन, जो सिन्हाला और तमिल्स थे अब एक आपस में भिड़ने को तैयार हो गए। क्या हुआ, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंकन तमिल्स क्या कहने लगे, या तो हमारी लैंग्वेज ऑफिशियल कर दो फॉर रीजनल autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs, but their demand for more autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs, but their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied। हर चीज़ को डिनाई करा जा रहा था थ्रू सिन्हालास। By 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam। बहुत से 1980s में बहुत सी चीज़ें बनाई गई कि हमें तमिल इलाम दो, नेशन दो अपना अलग, स्टेट दो अपना अलग हमें, ठीक है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ बढ़ता ही गया और एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया और इसका रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर, ठीक है। कंट्री के अंदर ही दो कम्युनिटीज़ में लड़ाई हो जाना और बहुत ही हद तक कि वो पूरी वाइड स्प्रेड हो जाए एंड आपकी कंट्री को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट से नीचे गिरा दे, वो कहलाता है सिविल वॉर, ठीक है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, ठीक है। अबाउट श्रीलंकन्स
बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरेबल सेटबैक। पहले तो ये बहुत अच्छी कंट्री हुआ करती थी, इसके अंदर काफ़ी सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चल रहे थे इसमें श्रीलंका में, बट या दो कम्युनिटीज़ की वजह से पूरी श्रीलंका कंट्री जो है तहस नहस हो गई। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में क्या चल रहा था? द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। इन लोगों ने दूसरा पाथ चुना कि हम साथ रहेंगे, साथ ही सारी चीज़ें करेंगे, हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गिराना नहीं। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। 1970 से लेकर 1993 तक इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया 4 बार, जिससे सारी चीज़ें हम क्या कर सकें, उसमें एड अप कर सकें। ठीक है, 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। ठीक है, इस वजह से the arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative। Here are some of the models of the constitution में क्या क्या था? Prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। इन दोनों को इक्वल रखा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। Some special laws required the support of majority of members from each linguistic group। लैंग्वेजेस ग्रुप के बेसिस पे हर किसी का राइट है कि इक्वल तुम लोग रहोगे। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस। दोनों कम्युनिटी का इक्वल डिसीजन रहेगा, वरना नहीं रहेगा। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कुछ नहीं कह सकती सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ब्रसेल्स के पास एक सेपरेट पावर थी, सेपरेट गवर्नमेंट थी, जिसको हम कहते हैं बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कैपिटल था ब्रसेल्स उसका, तो अलग ही वहाँ चलता था। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स, क्योंकि डच स्पीकिंग ने उनको कंट्री में अच्छा रहने का एक्सेप्टेंस दिया था, इसलिए इन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ब्रसेल्स में भी इक्वल पावर चलेगी। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी वहाँ बेल्जियम में। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जिसमें डच, फ्रेंच, जर्मन जो 1% था वो भी आएगा। ठीक है, सब आएंगे उसमें। कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये कौन से इशूज़ को रेस वो सेटल डाउन करेगी, कौन से इशूज़ को? पावर रिगार्डिंग किस किस पे है इनके पास? कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजनल, सारी चीज़ें। You might find that the Belgian model very complicated. It is indeed is very complicated even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. ये arrangements बहुत अच्छे हैं. They had to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. इसने avoid क्या किया कि division ना हो country में. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। तो ये important, ब्रसेल को चूज़ किया गया था as the headquarter। ठीक है, now what do we learn from these two stories? कि हमें क्या रहना चाहिए? इक्वल रिप्रेजेंटेशंस दे देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी है, यहाँ पे भी इक्वलिटी है, यहाँ पे भी इक्वलिटी है, यहाँ पे भी इक्वलिटी है। ये किस चीज़ में थी? बेल्जियम में। ठीक है, वेरेज अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, ये था मेजर पोर्शन, ये था माइनर पोर्शन। ठीक है, लेकिन इसको क्या किया गया? इक्वलिटी दी गई, यहाँ तो नहीं दी गई। तो ये लोग अलग होना चाहिए, इनसे लड़ाइयाँ हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गिर गया हमारा, ये तो गलत हुआ। ठीक है, बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन श्रीलंका तो कहीं से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं लग रही। येट दे डेल्ट विथ क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions। बेल्जियम वाले लोगों ने समझ लिया था कि अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए, अगर हमें पावर डिवाइड करनी है, तो इस तरीके से ही हम कर पाएंगे कि यूनिटी बनाए रखें अपनी कंट्री में। ठीक है, सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। श्रीलंका shows us a contrasting example। It shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of government। Now, why power sharing is desirable? Power sharing desirable क्यों है?
टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पहला तो पावर शेयरिंग गुड है इसलिए क्योंकि इट हैज़ रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमारा वायलेंस में चला जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में चला जाता है, इसलिए पावर शेयरिंग गुड है। ठीक है, इम्पोजिंग दी विल, मेजॉरिटी दूसरे पे नहीं थोप सकती अपना चीज़, अट्रैक्टिव ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, there is second deeper reason why power sharing is good for democracy. Power sharing is the very spirit, पावर शेयरिंग एक ऐसी स्पिरिट है जिससे डेमोक्रेसी चल रहा है। ठीक है, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. तो दो चीज़ें हैं कि दो चीज़ें कौन सी हैं, प्रूडेंशियल, एक है सेकंड मोरल। ठीक है, प्रूडेंशियल वाले में आ जाएंगे रीजंस कि इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल, स्टेबिलिटी भी रहती है गवर्नमेंट में। मोरल रीजंस क्या हो जाएंगे कि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है पावर शेयरिंग, एंड पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। ठीक है, नाउ दिस इज वी आर नॉट गोइंग टू नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कितनी तरीके की पावर शेयरिंग होती है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ एमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ, तो इतना हम लोग नहीं देखेंगे, हम सीधा जाएंगे इधर। पावर शेयरिंग हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज में अगर देखें, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स, लेकिन हमने इसको कुछ फॉर्म्स में बांटा है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। अगर हम बात करते हैं ऑर्गन्स की, तो डिफरेंट ऑर्गन्स में बांटा गया है, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, तो ये लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। ठीक है, ये तीनों सेम लेवल पे हैं, यानी कि इनके पास क्या है, डिफरेंट पावर्स होती हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, ये लॉ को बनाएगा, ये उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ये जैसे कि जुडिशरी क्या कराता है, सॉल्व करवाता है किसी में डिस्प्यूट्स हो गए सेंट्रल स्टेट या फिर स्टेट में या फिर पीपल में, पीपल या गवर्नमेंट में, ऐसे जुडिशरी कराता है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये एक दूसरे पे क्या रखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, ये काम सही से कर रहा है, अच्छा ये काम सही से कर रहा है, या ये काम सही से कर रहा है, या ये काम सही से कर रहा है, तो एक दूसरे पे ये चेक रखते हैं। इसलिए हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, चेक एंड बैलेंस वाला होता है, चेक एंड बैलेंस वाला होता है। सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इनके पास अपनी खुद की पावर होती है, तुम जितनी पावर इनको दी जाती है उतनी पावर इनको मिलती है। ठीक है, सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। इसी सिस्टम को हम चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स जो होती हैं वो वर्टिकल वाली होती हैं। ठीक है, जैसे सेंट्रल लेवल हो गई, स्टेट लेवल हो गई, और लोकल सेल्फ लेवल, गवर्नमेंट लेवल हो गई। तो ये स्टेट, इसके पास ये हक नहीं है कि ये इसको चेक करे, ये दोनों आंसरेबल नहीं होती हैं एक दूसरे को। ठीक है, तीनों। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। इन इंडिया वी रेफर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट आप बोल दो जो फर्स्ट उस पर आती है, पोजीशन पे आती है। ठीक है, फिर आती है डिफरेंट स्टेट्स की, जो कि स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। दिस सिस्टम इज़ नॉट अलाउड इन ऑल कंट्रीज़, ये सारी कंट्रीज़ में अलाउड नहीं है, ओनली ये किस में अलाउड है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, लेट अस कॉल डिविजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर। ठीक है, power may also be shared among different social groups such as the religions and linguistic groups, जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि बेल्जियम में चल रही है। ये एक एग्जांपल है अच्छा, जिसमें रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी दी जाती हैं, जो कि जिन लोगों को पहले डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जैसे ST SCs, ये सारे कौन हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ये गवर्नमेंट इसलिए देती है जिससे ये हमारे तक आ जाए। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं या फिर इन लोगों को चांस नहीं मिल पाता है, उन लोगों को रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू।
Power sharing arrangements can also be seen in the way पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, काफ़ी सारे मूवमेंट्स को हम अगर देखें, एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, काफ़ी सारी मूवमेंट्स को अगर हम देखें उससे भी पावर शेयरिंग चल सकती है। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था पावर शेयरिंग, जिसमें हम किस चीज़ पे बात करते हैं कि पॉलिटिकल पावर को कैसे हम डिवाइड करें, कैसे हम शेयर करें। दैट्स ऑल। एंड यूनिटी होनी चाहिए, तभी आपका जो पावर शेयरिंग है वो अच्छा चलेगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या ना हो, पावर शेयरिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी पावर शेयरिंग आपकी जो है कंट्री को इकोनॉमिक या किसी भी चीज़ में डेवलप कर सकेगा। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके नोट्स, सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी जल्द ही। एंड आप लोग प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इसको 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।